कॉमनवेल्थ जो है इसको हिंदी में बोलते हैं राष्ट्रमंडल। क्या बोलते हैं भैया? राष्ट्रमंडल। ठीक है, पहली बात तो ये याद रखेगा, राष्ट्रमंडल। ठीक है, दूसरी बात, राष्ट्रमंडल होता क्या है? तो देखो क्या है, आपको पता है एक समय पे, बहुत समय पहले, एक समय पे पूरी दुनिया में एक देश था, उसके सेंस में कहा जाता है कि उसका सूर्यास्त कभी नहीं होता था। ऐसा कहते थे पूरी दुनिया में उसका राज था, हर एक कंट्री में, बहुत सारे अधिकतर कंट्री में उसका राज था। ये वाला खिलाड़ी कौन है भैया? नोवाक जोकोविच। ठीक है, याद रखना। कहाँ का खिलाड़ी है? याद रखना, बहुत महत्वपूर्ण है, सर्बिया का। कहाँ का है ये? सर्बिया का खिलाड़ी है, बहुत आता है प्रश्न। सर्बिया खिलाड़ी है नोवाक जोकोविच। ठीक है, क्या हुआ देखो, ऑस्ट्रेलियन ओपन यही जीता, फ्रेंच ओपन यही जीता, करियर पॉइंट शिक्षालॉजी के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। और यहाँ क्लास में बैठे हुए आप सभी स्टूडेंट जो हमारे प्यारे विद्यार्थी, उन सभी का भी स्वागत है। हर बार की तरह इस बार भी हम लेके आए हैं टॉप 10 जो करंट है वीक का, वो 16 जुलाई 2023 से लेके 22 जुलाई 2023 तक का टॉप 10 करंट। और आपको पता है कि करंट अफेयर जो होता है वो कोई भी परीक्षा हो, चाहे वो आपका स्टेट लेवल का कोई एग्जाम हो या सेंट्रल लेवल का कोई एग्जाम हो, हर एग्जाम की रीढ़ की हड्डी आज के समय पे जो है वो करंट अफेयर। मतलब करंट से आप कितना परिचित हैं, यही आपको परीक्षा में सफलता दिलाने की 90% गारंटी है। क्योंकि इंटरव्यू भी अगर होता है तो उसमें भी मोस्टली जो सवाल रिलेटेड होते हैं वो किससे रिलेटेड होते हैं? करंट अफेयर से रिलेटेड होते हैं। मतलब आपके आसपास, आपके देश में, आपके राज्य में, आपके विदेश में क्या चल रहा है, इससे आप कितने अपडेट हैं, ये करंट अफेयर ही बताता है ना। तो हमने करंट अफेयर की एक बेहतरीन श्रृंखला कई सालों से हमने चालू कर रखी है, मगर ऑनलाइन की बात करें, यूट्यूब की बात करें तो ये फरवरी, मेरे ख्याल से फरवरी से आपको इसके लेक्चर मिल जाएंगे। फरवरी से हम लोग प्रत्येक रविवार करंट अफेयर की क्लास लेते हैं, जिसमें सोमवार से शनिवार तक जितने भी घटनाएं, दुर्घटनाएं है ना, इवेंट, किसी प्रकार की प्रतियोगिता, किसी प्रकार का खेल, किसी प्रकार का इवेंट आयोजित होता है, उसको हम रविवार को कंप्लीट करते हैं और मंडे के दिन ये वीडियो भी जारी कर दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, शुरू करते हैं। आज 23 जुलाई 2023 है। हमने इसमें जो कंटेंट लिया है टॉप 10 वो 16 जुलाई से लेकर 22 जुलाई तक का है। तो वीकली करंट एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। चलिए चलते हैं टॉप 10 की जो घटना है उनमें सबसे पहले की तरफ। देखिए, सबसे पहली जो चीज आपको दिख रही है यहाँ, वो प्रश्न है राज्यसभा के नए उपाध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है। ठीक है, तो यहाँ आपके ऑप्शन है स्मृति ईरानी, कुलदीप सिंह, अभिषेक अवस्थी और एस फांगनोन कोन्याक। तो सवाल ये है, अच्छा चेहरे पे चले गए तुम भैया, है ना, चेहरे पे चले गए। ये कौन मोहतरमा है खूबसूरत सी, कौन है? चेहरे पे चले गए तुम, चेहरे पे चले गए, है ना। कौन है भैया? ये एस फांगनोन कोन्याक। सबसे महत्वपूर्ण चीज कि ये कहाँ से है ना, ये बहुत सारी चीजें, तमाम चीजें जानने लायक है। देखो, सबसे पहली चीज तो हमें पता है भैया, बता चुका हूं आपको पता है संसद के कितने अंग हैं? कितने अंग हैं? 3। सबसे नीचे कौन होता है? लोकसभा होती है, यानी कि लोकसभा। ठीक है, पार्लियामेंट के कितने पार्ट है? 3 पार्ट है, बता चुका हूं, अभी कराया था आपका लोकसभा। सेकंड नंबर पे कौन आता है भैया? राज्यसभा। राज्यसभा आता है, ये घर हो गए। ठीक है, आपको पता है इनको बोलते हैं हाउस, यानी कि सदन। लोअर हाउस, निम्न सदन कौन सा है? उच्च सदन। अपर हाउस कौन सा है? ठीक है, फर्स्ट सदन, पहला सदन कौन सा है? लोकसभा। और दूसरा कौन सा है? क्योंकि ये रास्ता है, इस रास्ते में पहले सदन में आप यहाँ एंटर मारेंगे, फिर आप, मैंने एक घर बना रखा है मतलब कुल मिला के, और दूसरा सदन होगा ये। और ऊपर क्या है फिर? छत, यानी कि टेरेस। और टेरेस पे हमारे राष्ट्रपति, मतलब घर के मुखिया। आ गई ना कहानी समझ में। तो ये 3 लोगों से मिलकर बनती है भारत की संसद। क्या बनती है? संसद, यानी कि पार्लियामेंट बनती है इन 3 अंगों से रिलेटेड, याद रखिएगा। अब प्रश्न काई से रिलेटेड था भैया? देखिए, प्रश्न काई से रिलेटेड था, अब बताओ। राज्यसभा संसद का कौन सा अंग है? सेकंड के फर्स्ट, निम्न के अपर, लोअर के अपर, निम्न के उच्च, उच्च वाला है, अपर वाला है। आगे ना कहानी समझ में, ठीक है, याद रखेगा। ठीक, तो राज्यसभा जो है इसके नए उपाध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो ये जो है इनको चुना गया है। पर मैं उससे पहले आपकी तरफ चलता हूँ। भारत का जो राज्यसभा है इसका सभापति कौन होता है? आपको पता है कौन होता है भैया? कौन होता है? उपराष्ट्रपति। भारत का जो वाइस प्रेसिडेंट होता है, जो उपराष्ट्रपति होता है, वो राज्यसभा का सभापति होता है। ठीक है, तो सभापति कौन है आपको पता है? कौन है भैया सभापति? उपराष्ट्रपति अभी कौन है? श्री जगदीप धनखड़ जी, है ना। जगदीप धनखड़ जी ये जो हैं, ये अभी वर्तमान में इस देश के उपराष्ट्रपति हैं और राज्यसभा के क्या है? सभापति। वहीं अगर मैं आपसे पूछ लूं भैया कि राज्यसभा का उपसभापति कौन है ना, डिप्टी स्पीकर कौन है? उपसभापति मतलब अगर मान लीजिए कहीं एब्सेंट होते हैं जगदीप धनखड़ जी, तो इनकी एब्सेंस में काम कौन करेगा राज्यसभा का? राज्यसभा की कार्यवाही को कौन चलाएगा? तो उपसभापति कौन है? कोई बताएगा कि छोड़ दूं इसको? बताइए फटाक से, जल्दी से।
कौन है उपसभापति? चलिए इस प्रश्न को मैं डील दे रहा हूं आप लोगों को, कमेंट में बताइएगा जो देख रहे हैं ऑनलाइन, और आप लोग भी पता करिएगा कि भारत की राज्यसभा का उपसभापति कौन है। यहाँ पे लिख देता हूं ताकि आपको याद रहे, उपसभापति। ठीक है, सभापति तो कौन होता है और उपसभापति कौन है ये आपको बताना है, पता करना है। अब सवाल ये है, क्योंकि मैं मूल मुद्दे पे आता हूँ, सवाल ये है कि जब सभापति एब्सेंट है ना, जब स्पीकर एब्सेंट, आपने देखा होगा ना टीवी वगैरह में देखा होगा, संसद को देखा हो, कार्यवाही को देखा हो, जिसमें एक व्यक्ति बीच में बैठे होते हैं, बीच में ऐसे राउंड चेयर होती है ढेर सारी, है ना, वो तालियां ठोकते रहते हैं, चिल्लाते रहते हैं एक दूसरे के ऊपर, है ना, वो कहते रहते हैं नहीं नहीं ऐसा नहीं होगा, वैसा नहीं होगा, ये कानून गलत है, वो ऐसा करते रहते हैं। और एक भाई साहब जो यहाँ बैठे रहते हैं वो कहते हैं भाई साहब शांत हो जाओ, आप चुप हो जाओ, आप बोलो, आप मत बोलो, आप बोलो। मतलब उस सदन को, उस घर को चलाने वाला जो व्यक्ति होता है वो होता है देश का उपराष्ट्रपति। अगर राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा में कौन चलाता है उसको? सभापति। सभापति कौन होता है? आगे ना, आर्टिकल नंबर 89, राज्यसभा का आर्टिकल नंबर 89, अनुच्छेद नंबर संविधान का 89 कहता है कि राज्यसभा को चलाने के लिए एक सभापति होगा और एक उपसभापति होगा। सभापति जो है वो कौन होगा? भारत का उपराष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट। अभी भारत का उपराष्ट्रपति कौन है? तो ये चलाएंगे उस सभा को। राज्यसभा को कौन चलाएगा भैया? जगदीप धनखड़ यानी कि उपराष्ट्रपति। मगर अगर ये एब्सेंट है किसी परिस्थिति में तो फिर कौन चलाएगा? मगर सवाल ये कि मान लो कभी सभापति और उपसभापति दोनों के दोनों एब्सेंट है किसी कारण, दोनों के दोनों अगर नहीं आए हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? ऐसी परिस्थिति में क्या होगा? आई क्या नहीं कहानी समझ में? दोनों ही एब्सेंट है, तो ऐसी स्थिति में सदन की कार्यवाही को कौन चलाएगा? तो इसलिए क्या बनाई जाती है? इसलिए बनाई जाती है एक राज्यसभा के उपाध्यक्षों की समिति। क्या बनाई जाती है? राज्यसभा के उपाध्यक्षों की एक पैनल बनाई जाती है। आगे में दोस्तों कहानी समझें। इस बार जो हमारे राज्यसभा के सभापति हैं जगदीप धनखड़ जी, इन्होंने 8 उपाध्यक्षों की एक पैनल बनाई। कितने उपाध्यक्षों की? जिसमें पीटी उषा शामिल है, जिसमें फौजिया खान जो है वो शामिल है ना, और भी ऐसे करके 8 मेंबर शामिल है। उन 8 मेंबरों में है एक ये वाली, कौन? एस फांगनोन कोन्याक। आई क्या नहीं कहानी समझ। मगर सवाल ये है कि 8 में से यहाँ पे किसी का भी नाम हो सकता था, इन्हीं का नाम क्यों है? आई क्या नहीं कहानी समझ। तो इनका नाम इसलिए है क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण चीज़, नागालैंड जो हमारा एक राज्य है भारत का, कौन सा राज्य भैया? नॉर्थ ईस्ट में, है ना, उत्तर पूर्व में भारत के 7 सिस्टर्स में से एक नागालैंड, भारत के 7 राज्यों में से एक नागालैंड। नागालैंड राज्य की राज्यसभा की सांसद बनने वाली पहली महिला जो है वो है ये। आगे क्या नहीं कहानी सुन ना, याद रखिएगा, नागालैंड से राज्यसभा की सांसद बनने वाली पहली महिला कौन? एस फांगनोन कोन्याक। तो इनके पास ऑलरेडी एक रिकॉर्ड था, और रिकॉर्ड क्या था? ये क्या है? राज्यसभा की सांसद बनने वाली नागालैंड राज्य की पहली महिला। आ गई ना कहानी समझ में? तो पहली महिला तो ये ऑलरेडी थी, वहाँ का एक रिकॉर्ड तो इनके पास ऑलरेडी था। हमने जो 8 नामों की पैनल तैयार की है, मतलब जो सभापति साहब ने, उपराष्ट्रपति साहब ने जो 8 नामों की पैनल को मुहर लगाई है, उसमें 8 नामों में एक ये भी शामिल है। और 8 नामों में एक नाम और लूंगा, शायद आप लोग परिचित हो उन नामों से, और वो है पीटी उषा। सुना है पीटी उषा का नाम? क्या कहा जाता है पीटी उषा का? निकनेम उड़न परी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फ्लाइंग गर्ल, यानी कि पीटी उषा को उड़न परी कहा जाता है। एथलीट थी भारत की ये। अभी इनसे रिलेटेड एक प्रश्न और हम आगे देखेंगे। आगे ना कहानी सुनने, मैं प्रश्न पूछ रहा हूँ, राज्यसभा के नए उपाध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? इन चारों में से किसे चुना गया है? एस फांगनोन कोन्याक। और उस कमेटी में कितने उपाध्यक्ष चुने गए हैं? टोटल 8 चुने गए हैं, याद रखेगा। और ये किन की उपस्थितियों में काम करते हैं? सभापति और उपसभापति। राज्यसभा का सभापति कौन होता है और देश का उपराष्ट्रपति कौन है? अब आपको क्या बताना है? कौन? राज्यसभा का उपसभापति बनाना है। आ गई ना कहानी से? इसी प्रकार से जैसे राज्यसभा में अध्यक्ष, उपसभापति, उपसभापति होता है, सेम यहाँ भी होता है, इस घर में भी होता है ना। इस घर में क्या बोलते हैं हम? लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। बताओ भैया, लोकसभा का अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला। श्री ओम बिरला जी जो हैं ये लोकसभा के क्या है? अध्यक्ष। और उपाध्यक्ष कौन है? कोई नहीं है। बिल्कुल सही जवाब। जब से ये लोकसभा नई वाली बनी है, इसमें अभी तक उपाध्यक्ष नहीं है, याद रखिएगा। मगर यहाँ है उपसभापति। यहाँ सभापति बोलते हैं, राज्यसभा में क्या बोलते हैं? ठीक है। और यहाँ क्या बोलते हैं? अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। दोनों को याद रखिएगा, ठीक है। इन दोनों घरों की बात करें, इनके बारे में तमाम डिटेल बता चुका हूँ। ज्यादा दिमाग मत लगाना, किसी को अगर सूझ नहीं पड़ रही इनमें तो दिमाग मत लगाना। बस इतना याद रखना कि राज्यसभा के नए उपाध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? एस फांगनोन कोन्याक। क्यों दिमाग मत लगाना? क्योंकि ये इंडियन पॉलिटी का भाग है, भारतीय राज्य व्यवस्था का भाग। अगर राज्य व्यवस्था आपने नहीं पढ़ी तो आपको वैसे भी तोल नहीं पढ़ना, तो मत तोल पाड़ो। करंट की बात करो। करंट कहीं लग रही हो? करंट ये लग रही हो कि नहीं, राज्यसभा का उपाध्यक्ष चुना गया 8। उन 8 में कहाँ की महिला है? इनमें से नाम का एंजॉय करो तुम तो, एस फांगनोन कोन्याक। आई क्या लिखा है? नाम एंजॉय करो भैया, जिसे सुई नहीं पड़ी। आगे बढ़ जाओ, नेक्स्ट प्रश्न।
क्या है? हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 के अनुसार भारतीय पासपोर्ट की रैंक क्या है ना? भारतीय पासपोर्ट किस नंबर पे इस रिपोर्ट के अनुसार, इस इंडेक्स के अनुसार आया है? यहाँ पे आपके सामने कुछ ऑप्शन है 80, 81, 82 और 83, मगर हम कुछ और जगहों पे चलते हैं। आप में से कितने लोगों ने हवा का सफ़र किया है, मतलब एरोप्लेन में बैठे हैं या पासपोर्ट या वीज़ा को देखा है, यूज़ किया है? कितने लोग हैं भैया? अरे सर, ब्यावरस गुरेल जाने के लिए काहे को पासपोर्ट, काहे को वीज़ा? कह दो। निर्मल गुरेल पासपोर्ट से गया था? आई क्या नहीं कहानी समझ? चलिए बात कर, देख क्या है, दो चीज़ें होती हैं। एक होता है भैया आपका क्या, पासपोर्ट, और दूसरा होता है भैया क्या, वीज़ा। क्या होता है? वीज़ा। ये दो चीज़ें, ठीक है। अब यहाँ होगा क्या, ये रिपोर्ट क्या बताती है और होता क्या, देखिए क्या। पासपोर्ट जो है ये तो होता है आपका क्या, इंटरनेशनल आईडी कार्ड। क्या होता है भैया? इंटरनेशनल आईडी कार्ड। मतलब कि जैसे आप भारत के नागरिक हैं, इस बात का प्रमाण क्या है, आपका आधार कार्ड। अभी अगर आप भारत के नागरिक हैं और आप किसी और राज्य में सफ़र कर रहे हैं, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा आपसे पूछेगा भैया कहाँ से आए हो, कौन हो, क्या हो। आप बोलोगे भाई साहब मध्य प्रदेश से आए हैं, तमिलनाडु में घूमने आए, तो बोलेगा ठीक है बताओ आपका कार्ड वार्ड बताओ, क्योंकि सर जरूरी है आप भारत के नागरिक हैं भी कि नहीं। पता चले कहेंगे बांग्लादेशी घूम रहा है, यहाँ कहेंगे पाकिस्तानी घूम रहा है ना, वो आ गई बाई एक, तो ऐसी पता नहीं कितना सीमा इधर घूम रही है ना, गीता बाई बन के, भूरी बाई बन के। तो उनके लिए आइडेंटिटी चाहिए ना अपने को, तो आइडेंटिटी होती है हमारा आधार कार्ड, ठीक है। तो आधार कार्ड देश के अंदर आपका व्यक्तिगत पहचान पत्र है। वोटर आईडी आपका व्यक्तिगत पहचान पत्र है देश के अंदर, है ना। ड्राइविंग लाइसेंस भी आपका एक प्रकार का पहचान पत्र है, मगर आधार कार्ड इसलिए क्योंकि अगर मान लो कहीं का 10 साल का बच्चा है तो वो कहाँ को ड्राइविंग लाइसेंस बनवाओ, और तो आधार कार्ड ही चाहिए। आई क्या दिखाने समझ, ठीक है। ये तो देश के अंदर पासपोर्ट की बात, देश के अंदर व्यक्तिगत पहचान पत्र की बात हो गई, आईडी की बात हो गई। मगर आप देश से बाहर जा रहे हैं, किसी और कंट्री में जा रहे हैं, तो किसी और कंट्री में आपका आधार कार्ड नहीं चलेगा, क्योंकि वो आपके देश की गवर्नमेंट ने अप्रूव करा है, उस देश की गवर्नमेंट ने थोड़ी अप्रूव करा है। आई क्या नहीं कहानी समझ। आप मान लीजिए मलेशिया घूमने गए, आप थाईलैंड घूमने गए, आप या यूएसए घूमने गए, कनाडा घूमने गए, या किसी और देश में घूमने गए, तो वहाँ पे किस प्रकार का आईडी कार्ड चलेगा? तो वहाँ पे आपका आईडी कार्ड क्या होता है? इंटरनेशनल आईडी कार्ड। क्या होता है आपका? पासपोर्ट। तो भैया पासपोर्ट तो हो गया आपका इंटरनेशनल सर्टिफिकेट जाने के लिए, घूमने के लिए किसी देश में। अब बात आती है वीज़ा। वीज़ा क्या होता है? तो भैया वीज़ा होती है परमिशन कि वो देश भी आपको बुलाना चाहता है कि नहीं चाहता, तुम जबरदस्ती माथे आ रहे हो नहीं तो उसको। आई क्या नहीं कहानी समझ। निमंत्रण, आवेदन, है ना, आमंत्रण के भाई साहब आ जाओ, मतलब आप जब आपके पासपोर्ट लगा बोलोगे भाई साहब 8 दिन के लिए घूमना आवा चाहवा हमारा देश, तो ये कहेगा ठीक है आ जाओ, तो भी देगा परमिशन, और उन परमिशन है कहीं के आई के नहीं कहानी समझ। तो जब आप किसी और देश में जाओगे तो आप काय के लिए, अपने पासपोर्ट के दम पे काय के लिए आवेदन करोगे? अब वीज़ा नहीं मिला तो नहीं जा पाओगे, क्योंकि वो परमिशन उसने नहीं दी। आई के नहीं कहानी समझ। तो ये दो खेल तो हो गए पासपोर्ट और वीज़ा के। अब मैं आपको बता दूं, जो उड़ानें होती हैं, जो फ्लाइट्स होती हैं, वो दो प्रकार की होती हैं। एक इंटरनेशनल फ्लाइट होती है भैया, और एक होती है डोमेस्टिक फ्लाइट। कौन सी होती है? डोमेस्टिक मतलब घरेलू फ्लाइट, इंटरनेशनल मतलब अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट। जब आप हमारे देश से भारत के अंदर से जब किसी और देश में जाओगे तो उन फ्लाइट्स को क्या कहा जाएगा? मगर तुम तो भैया हमारे इंदौर से दिल्ली जा रहे हो, देश के अंदर कहीं, इंदौर से गोवा जा रहे हो, गोवा जाओगे, जाओ, ठीक है। तो इंदौर से गोवा जा रहे हो तो आप तो देश के अंदर ही हो। तो देश के अंदर जब आप जाते हो तो इस इंटरनेशनल आईडी कार्ड की जरूरत ही नहीं है। आई क्या नहीं कहानी समझ, क्योंकि देश के अंदर कौन सा कार्ड है आपके पास आईडी के रूप में? तो याद रखिएगा, डोमेस्टिक फ्लाइट्स जो होती हैं इनमें पासपोर्ट की जरूरत नहीं पड़ती। आ गई कि नहीं कहानी समझ में? मतलब आपको इंदौर से अगर दिल्ली जाना है, दिल्ली से मुंबई जाना है, मुंबई से कलकत्ता जाना है, कलकत्ता से गोवा जाना है, भारत के अंदर किसी भी देश में, भारत के अंदर किसी भी राज्य में, किसी भी एयरपोर्ट से किसी भी एयरपोर्ट पे आपको उड़ना है, तो आप उसके लिए सिर्फ आधार कार्ड का यूज करके जा सकते हैं। कौन सी फ्लाइट है ये? डोमेस्टिक। मगर आपको भारत से पाकिस्तान, भारत से अमेरिका, भारत से इंग्लैंड, भारत से ऑस्ट्रेलिया जाना है, यानी कि इंटरनेशनल फ्लाइट आप लेते हैं, तो आपको इन दोनों की जरूरत पड़ेगी। आ गई ना कहानी समझ? ठीक। तो मतलब अगर आपके पास आधार कार्ड हो तो अभी यहाँ से जाकर टिकट बुक करो और हिट जाओ जहाँ जाना हो। सर पैसे ही नहीं होंगे तो पापा की जेब में से काट लो, दो हल है ना, सही है। चलो आगे बढ़ जाते हैं। मगर देखो अब क्या होता है, ये रिपोर्ट क्या बताती है, क्या होता है, आप यहाँ एक चीज़ और इंक्लूड हो जाती है, और एक चीज़ और वो ये है कि भाई आपके देश के पासपोर्ट की साख क्या, आईडी कार्ड की साख क्या, वैल्यू, आपके कार्ड की वैल्यू क्या है। जैसे उदाहरण के तौर पे हम बोलेंगे भाई हम लोग के बहुत सारे देशों से अच्छे संबंध हैं,
जैसे नेपाल तो हमारा छोटे भाई जैसे हम लोग ट्रीट करते हैं कुल मिलाकर। ये अलग बात है कभी कभी वो गुस्सा हो जाता है किसी बात पे, मगर फिर भी हम छोटे भाई जैसे ट्रीट करते हैं। और आपने देखा हो कई सारे नेपाली जो लोग हैं उनको अवसर भी मिलते हैं भारत में, नौकरियों के रूप में भी अवसर मिलते हैं। लिखा होता है नौकरियों में जब योग्यताएं आती है तो उसमें भी लिखा होता है कि भारत या नेपाल का नागरिक हो। इतना कर रहे हैं हम उसके लिए, आई के नहीं खाने से। तो बताओ नेपाल में भी अगर पासपोर्ट लेके जाएंगे, है ना, तो ये तो बेइज्जती है एक प्रकार की। इतने अच्छे संबंध बनाएगा ही के नहीं कि तुम्हारे यहाँ पे भी हमारा आधार कार्ड नहीं चल सकता, या बोले कि भाई आपके यहाँ वीज़ा लेके आना पड़ रहा है, हम आई के नहीं कहानी समझ आमंद मतलब परमिशन लेके आना पड़, जैसे नहीं होता कुछ घर आपके आस पड़ोस के ऐसे होते हैं जिन घरों में आप सीधे घुस जाते हैं, जरूरत नहीं पड़ती। ये अलग बात है कि वो सामने वाला चिढ़ रहा होता है कि अरे रोटियाँ तो खा लंदे कहाँ आए जा रही हो, और फिर आप भी यूँ कर रहे हो जैसे वो रोटी खा रहा है। भाई साहब वो मम्मी ने वो सामान मंगवाया था, थाली तो छोड़ दो, बाकी थाली में ही देखे जा रहे हैं कहीं खा रहे हो, चिढ़ेगा वो तो भाई ऐसे तो, है ना। चलो तो आप बात करते हैं पासपोर्ट जो है कुछ देशों से जिससे आपके बेहतर संबंध हो, उन देशों में आप बिना पासपोर्ट के साथ अगर आप बिना परमिशन के जाएं तो क्या परमिशन के बिना भी जा सकते हैं। अगर आपके देश की क्रेडिट अच्छी, अगर आप अच्छे नागरिक हैं, आपका देश अच्छी वैल्यू रखता है अगर इंटरनेशनल लेवल पे, तो डेफिनेटली आपको वीज़ा की ज़रूरत भी नहीं होती कई सारे देशों में। आई कुछ कहानी समझ। ये इंडेक्स, ये सूची हेनली पासपोर्ट इंडेक्स जो है ये यही बताता है कि भैया आपके देश की वैल्यू कितनी अच्छी है, ये यही बताता है। जैसे उदाहरण के तौर पे मैं यहाँ पर रिवील कर देता हूँ सबसे पहले तो कि दुनिया में नंबर 1 जिस पासपोर्ट की ताकत है वो है सिंगापुर। कौन सा देश है भैया? सिंगापुर का पासपोर्ट। पहले जापान का जो पासपोर्ट था वो नंबर 1 पे था पिछले वर्ष तक, मगर अभी जो नई रिपोर्ट आई उसमें नंबर 1 पे कौन सा देश का पासपोर्ट हो गया? सिंगापुर के जो लोग हैं वो लगभग 100 से ज़्यादा देशों में बिना वीज़ा के जा सकते हैं। किसके बिना? मतलब काय के दम पे सिर्फ, मतलब उनके पासपोर्ट की ताकत ज़्यादा है। आ रही की नहीं कहानी समझ, उन्हें वीज़ा की जरूरत ही नहीं पड़ रही, समझ आई ना। वही मैं अगर बात करूं इसी रिपोर्ट के अनुसार अफगानिस्तान, कौन सा देश? अफगानिस्तान की स्थिति पासपोर्ट की बहुत खराब है, इतनी खराब है कि यहाँ के लोग बिना पासपोर्ट के साथ साथ उन्हें वीज़ा भी लेना पड़ेगा, मतलब उस देश की परमिशन भी। और याद रखिए मोस्टली परमिशन नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? क्योंकि इमेज जो है देश की वो बुरी है। हारी कहानी समझना। तो आपके हमारे यहाँ की हरकतें, हमारे यहाँ के काम जो होते हैं ना, सरकारें जैसा काम कर रही होती है उस काम का फर्क इंटरनेशनल लेवल पर पड़ता है भैया, इस चीज़ का याद रखिएगा ना। तो देखिए आगे बढ़ जाते हैं। भारत की स्थिति क्या है? भारत इस इंडेक्स में कौन से नंबर पे? कौन से नंबर पे भैया? 80वें नंबर पे है, याद रखिएगा, ठीक है। अब सवाल आता है कि पिछली बार ये जो लिस्ट बनी थी इस लिस्ट में हम कौन से नंबर पे थे? कौन से थे? कौन से नंबर पे थे? अब बताओ हमारी रैंकिंग में ये 1 नंबर पे कौन है और सबसे लास्ट में कौन है? अब बताओ हमारी रैंकिंग में सुधार हुआ है कि कमी गिरावट है? सुधार हुआ है। पहले हम 85वें नंबर पे थे, अब किस नंबर पे आ गए? 80 नंबर पे, 80 नंबर पे आ गए, 80वें नंबर पे आ गए। हमारी रैंकिंग में सुधार हुआ, याद रखेगा। और इसी के साथ साथ भारत का जो नागरिक है वो लगभग 57-58 जो कंट्रीज है, 57 जो 58 कंट्रीज है, उनमें हमें वीज़ा लेने की ज़रूरत या तो नहीं पड़ती या हमें वही जाके वीज़ा मिल जाता है। उसको बोलते हैं वीज़ा ऑन अराइवल, यानी कि पहुँचने पर वीज़ा। मतलब यहाँ से आपको कोई खाना पूर्ति करने की ज़रूरत नहीं, डायरेक्ट उड़ो और उस देश में पहुँच जाओ और वहाँ जाके वो भारत से आया हूँ, ये पासपोर्ट है, वीज़ा दे दो, वो दे देगा। आई कि नहीं कहानी समझ में, है ना। तो इसको वीज़ा ऑन अराइवल बोलते हैं। तो हेनली पासपोर्ट इंडेक्स के अनुसार नंबर 1 पे कौन सी कंट्री है और नंबर लास्ट में कौन सी है, और भारत कौन से पे है? पहले कौन से था? आ गई कि नहीं कहानी समझ में, ठीक है। डोमेस्टिक फ्लाइट्स में आपको क्या पासपोर्ट की जरूरत पड़ती है? काई से उड़ जाओगे। और इंटरनेशनल फ्लाइट्स में क्या चाहिए आपको? इंटरनेशनल जो ID है वो क्या है आपकी, और परमिशन उस देश की क्या कहलाएगी? आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट तरफ चलते हैं। नेक्स्ट भैया, भारतीय ओलंपिक संघ ने किस रेसलर को एशियाई खेलों के ट्रायल से छूट दे दी है ना। भारतीय ओलंपिक संघ, योगेश्वर दत्त है, रवि दहिया है, बजरंग पुनिया है, विजय कुमार है। हालांकि मैंने यहाँ फोटो लिया है, आप देख पा रहे हैं, ये है बजरंग पुनिया। जो बजरंग पुनिया है वो दिख पा रहे हैं आपको, और अच्छा सॉरी ये है ना, ये कौन है फिर? कौन है? कौन है? थोड़ा तेज बताओ, कौन है? हैं? अरे दिनेश, दिनेश आदमी लग रहा तुम्हें। और कुश्ती करने वाले समझ में नहीं आती छोरी भी है कि नहीं है। ताकत इतनी हो हमें, बल्ले सल्ले इतने हो, ऐसा लगे तक मर्द ही लड़ रहा है। सही बता रहे हो आप? ये कुश्ती लड़े जब देखियो तो
कौन? के मत दीजिए झूम जाएगी बाप, हार गई। पहलवानों से तो जितना हो सके देखो ना, वो हाथ जोड़ रहे हैं, अपन भी हाथ जोड़ लो, ठीक है भाई, राम राम। आगे बढ़ जाए। इनका नाम है विनेश फोगाट। क्या है भैया? विनेश फोगाट। दिनेश नहीं है, बस ध्यान रखना। क्या है? विनेश फोगाट। मगर क्या है, हमें आपको पता है हम लोग तो नामों की माँ बहन करते ही रहते हैं। आपको बताइए, सहस्त्रबाहु को है ना, गोरीलाल को गोरिया, है ना, तो करते रहते हैं हम तो। राम बाबू को राम बाबुड़िया, ठीक है ना। चलो ये कौन है भाई साहब? बजरंग पूनिया, ठीक है, बजरंग पूनिया, ठीक। अब देखिए खेल क्या है। खेल ये है, होता ये है कि जब भी भारत का कोई खिलाड़ी किसी और देश में जाता है तो पहले भारत के अंदर उसका ट्रायल होता है। मतलब उस कंपटीशन में किसी खिलाड़ी को भेजना है तो किसी एक खिलाड़ी का तो पट्टा नहीं है कि उसे पहुंचाएंगे। भारत में जितने भी खिलाड़ी उनके बीच कंपटीशन होगा, जो जीतेगा वो वहाँ जाएगा। ये तरीका है और ये तरीका होना चाहिए। मगर क्या हुआ है कि इनको डायरेक्ट बिना ट्रायल के, कोई ट्रायल वायल इनका ले लिया, और जो ये संगठन है भारतीय ओलंपिक संघ, इसको हम बोलेंगे इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, यानी कि मेरे को लिखना शॉर्ट में था पर मैंने गलती से IOA, क्या बोलेंगे इसको? इंडियन ओलंपिक जो एसोसिएशन है, इसने सीधी परमिशन दे दी कि आप जो बजरंग पूनिया और ये जो विनेश फोगाट, इन दोनों को सीधी। तो यहाँ पे आंसर क्या हो गया? पहली बात तो इन दोनों को सीधी परमिशन दे दी कि आप जो है आप सीधे इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं बिना ट्रायल के, एशियाई खेलों में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अब बताओ सही है कि गलत है? सही है कि बताओ? तो जैसे तुम कह रहे हो गलत है, वैसे भारत के जो कुछ खिलाड़ी थे उन खिलाड़ियों ने हाईकोर्ट में रिट दाया, याचिका लगा दी कि साहब ये क्या, हम तो साला ट्रायल लेने के बाद वहाँ जाते हैं कंपटीशन में और ये बिना ट्रायल के पहुँचा रहे हैं इन दोनों को, ऐसा क्यों? है ना। सरकार ने अपना पक्ष रखा, इसने अपना पक्ष रखा IOA ने, और ये पक्ष भी कितना हद तक सही है देखिएगा। इसने कहा, IOA ने कहा कि हमने इनको इसलिए छूट दी क्योंकि ये हमारे प्रावधान में है, हमारे पास ये अधिकार है कि हम जिस भी खिलाड़ी को, जो इंटरनेशनल मेडल जीतने वाला, अंतर्राष्ट्रीय पदक विजेता कोई अगर खिलाड़ी होता है तो उस खिलाड़ी को हम छूट दे सकते हैं। क्यों देते हैं छूट? उसका एक कारण इन्होंने बताया और मेरे ख्याल से कारण सही भी है। इसलिए छूट देते हैं कि मान लीजिए अगर इन खिलाड़ियों का यहाँ ट्रायल होता है, ट्रायल मतलब उस खेल से महीने बाद 15 दिन पहले अगर ट्रायल होता है और उस कंडीशन में, उस ट्रायल में अगर ये चोटिल हो जाते हैं, घायल हो जाते हैं, तो क्या ये उसमें पार्टिसिपेट कर पाएंगे? जबकि देश के जब इंटरनेशनल लेवल पे गोल्ड मेडलिस्ट या इंटरनेशनल लेवल पे मेडलिस्ट तो ये लोग हैं ऑलरेडी, मतलब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे कुश्ती का अनुभव तो इनको है या किसी भी खेल का अनुभव तो इनको है, तो इंटरनेशनल लेवल पे भेजने का काम हम इसलिए करते हैं ताकि इन लोगों को नुकसान ना हो। ये पूरी ऊर्जा किस में लगाएं? अपने उस खेल में जो वहाँ होने वाला है। ये इनने तर्क दिया। हाईकोर्ट इनके तर्क से सहमत हुआ और हाईकोर्ट ने वो जो याचिका दायर की थी उन दो अन्य खिलाड़ियों ने, उनकी याचिका को खारिज कर दे। भैया रेबा दो, अपनो खेल खेलो, जाओ। आई क्या नहीं कहानी समझ में, है ना। वापस पूछ रहा हूँ भैया, प्रश्न पूछ रहा हूँ, भारतीय ओलंपिक संघ ने किन एशियाई खेलों के ट्रायल के लिए किन खिलाड़ियों को छूट दी है? बजरंग पूनिया और विनेश फोगाट। अब उल्टा प्रश्न पूछ रहा हूँ, है ना। विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया को किन खेलों के लिए बिना ट्रायल के छूट दी है? एशियाई खेलों की। और किसने छूट दी है? भारतीय ओलंपिक संघ। आ गई ना कहानी समझ? कुछ इसकी गुफ्तगू कर लेते हैं, इसकी जानकारी जरूरी, क्योंकि प्रश्न ये नहीं के आएंगे तो ये काम, ये कांड ये कर रहे हैं ना। इनकी स्थापना याद रखिएगा 1927 में, ठीक है। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है इसका अध्यक्ष कौन है? इसका अध्यक्ष है PT उषा। कौन है दोस्तों? PT उषा। आ गई ना कहानी समझ में? कौन है? इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन का अध्यक्ष PT उषा, याद रखिएगा। और कब इसकी स्थापना थी? 1927। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ जाते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, क्या है देखिए, जोरदार प्रश्न है। क्या है? ऑस्ट्रेलिया के किस शहर को ने कॉमनवेल्थ 2026 की मेजबानी न करने का फैसला किया? है ना, किसने? ऑस्ट्रेलिया का कोई शहर है, कोई राज्य है, उसने बोला कि भैया हमने होना था उसके यहाँ पे, ये कब एक खेल होना था, खेल का नाम क्या है? कब होना था? वहाँ होना था, 2-3 सालों में तैयार होना था, मगर उस राज्य ने मना कर दिया ऑस्ट्रेलिया कि भैया हम नहीं करवा रहे हमारे यहाँ। उसने कहा, मैं आपको बता देता हूँ क्या कहा, आंसर क्या है पहली बात, गोल्ड कोस्ट, पर्थ, सिडनी या विक्टोरिया? क्या है आंसर? आंसर है विक्टोरिया। क्या है भैया? विक्टोरिया। विक्टोरिया के जो मुखिया हैं उन्होंने कहा कि भैया इसमें लगभग 1.80 अरब डॉलर के आसपास पैसा खर्च होना, 1 अरब 80 करोड़ के आसपास पैसा खर्च होना।
इतना पैसा उनने का हम खर्च करने के लिए तैयार थे, है ना, याद रखें, इतना पैसा हम खर्च करने के लिए तैयार। मगर ये जो राशि जिस समय पे टारगेट हुआ था कि भाई इस आयोजन करेंगे लगभग इतना पैसा खर्च होगा, ठीक, अब साली महंगाई इतनी बढ़ गई कि ये जो पैसा ये 4 अरब के आसपास होना है इसमें खर्च। कितना होना? 4, मतलब 1 से कितना गुना हो गया ये? 4 गुना। तो उन्होंने बोला इतना पैसा हम खर्च नहीं कर पाएंगे, वो भी इसके लिए कि खेल खेलें और यहाँ से जाएँ खेल बुला के। इससे अच्छा तो वो पैसा हम हमारे राज्य की भलाई में लगाएंगे। आई कि नहीं खान साहब? इसलिए इन्होंने मना कर दिया। किसने मना कर दिया भैया? विक्टोरिया जो राज्य, किसका राज्य है ये? इसका मना कर दिया कि हमारे यहाँ पे नहीं होंगे, है ना। अब इस पे संशय बना हुआ है कि ये खेल जो ये होगा कहाँ होगा, है ना। इसमें एक मेजबान बाहर आ रहा है, एक होस्ट कंट्री आ रहा है बाहर कि भाई हम हमारे यहाँ पे, ऐसा मतलब कयास लगाया जा रहा है कि हो सकता है यहाँ हो, और वो है भारत। कहाँ होने की तैयारी चल रही? मैं तो ये कहूँगा कि मत करा। पहले वो मणिपुर जल रहा है, मणिपुर झुलस रहा है, उसे सही कर लो, है ना। वहाँ पैसा लगा लो। पता होगा ना आपको, अभी निर्वस्त्र करके उन महिलाओं को दौड़ाया गया था, है ना। कुछ महिलाओं को के बलात्कार के केस आए हैं, 100 से 150 के आसपास तो वहाँ मृत्यु हो गई है। लड़ रहे हैं वो 2 समुदाय वहाँ पे, मेतई और कुकी करके 2 समुदाय हैं, वो लड़ रहे हैं, है ना। तो वो जो लड़ रहे हैं उनकी आग को बुझा लो, उसी में पैसा लगा लो। ये फोकट काम मत कराइए। आई कि नहीं कहा? ये बात की बात होती है। चीज़ें जब आपका देश खुशहाल होता है ना भाई, आपके घर में खाने को नहीं है, आप पटाखे फोड़ने की बात करो तो ये गलत है। पहले काय के लिए पैसा इकट्ठा करो? खाने का, है ना। पेट की ज्वाला को शांत करो पहले। वहाँ लड़ाई के चल रही, लड़ाइयों को शांत करो, उसके बाद में पटाखे फोड़ना सही ना। तो मैं ये करूँगा, कोई मतलब नहीं कोमन फोन बात की बात। पहले तो वो जो लड़ाई झगड़े अपने में चल रहा है मणिपुर में, क्योंकि इंटरनेशनल मुद्दा बन चुका है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का मुद्दा बन चुका है। मतलब हमारी रेपुटेशन जो है, अब बताओ, इतना बड़ा मुद्दा बन चुका है कि अब ये पासपोर्ट इंडेक्स जो आ रहे हैं, इस प्रकार के जो इंडेक्स आते हैं, इनमें हमारी छवि बिगड़ेगी कि सुधरेगी? बिगड़ेगी, स्वाभाविक सी बात है कि नहीं कहानी समझ में। तो हमारे यहाँ के जो डिस्प्यूट्स हैं, विवाद है, पहले उनको सोल्व करें, उसके बाद इस प्रकार के इवेंट होने चाहिए। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट चीज़ की बात करते हैं। मूल बात पे आता हूँ आपसे। मूल बात है ये, क्या है भैया? ऑस्ट्रेलिया में कॉमनवेल्थ गेम्स होना थे। कौन से गेम्स होने थे? कहाँ होने थे भैया? कहाँ होने थे? विक्टोरिया ने हाथ खींच लिया, हम तो नहीं करवा रहे। कब होने थे? तो कुछ बात करते हैं इसके बारे में, क्योंकि आज का जो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक इस सप्ताह का है वो यही वाला है, कॉमनवेल्थ गेम्स, है ना। याद रखिएगा। चलिए कॉमनवेल्थ की तरफ चलते हैं। देखिए क्या है। सबसे पहली बात तो ये है कि जो कॉमनवेल्थ है, ये जो कॉमनवेल्थ है, कॉमनवेल्थ जो है इसको हिंदी में बोलते हैं राष्ट्रमंडल। क्या बोलते हैं भैया? राष्ट्रमंडल। ठीक है, पहली बात तो ये याद रखेगा, राष्ट्रमंडल। ठीक है। दूसरी बात, राष्ट्रमंडल होता क्या है? तो देखो क्या है, आपको पता है एक समय पे, बहुत समय पहले, एक समय पे पूरी दुनिया में एक देश था, उसके सेंस में कहा जाता है कि उसका सूर्यास्त कभी नहीं होता था। ऐसा कहते थे, पूरी दुनिया में उसका राज था, हर एक कंट्री में, बहुत सारे अधिकतर कंट्री में उसका राज था, और वो था ब्रिटेन, इंग्लैंड, जिनका राज कहाँ था? हमारे भारत भी कितने सालों तक गुलाम रहा। आई क्या नहीं कहानी समझ? तो पूरी दुनिया के अलग अलग देशों में उसका सिक्का चलता था, अलग अलग देशों में उसका राज था, ब्रिटेन का, इंग्लैंड। आई कुछ कहानी समझ? तो उन देशों का संगठन, ब्रिटेन के अधीन जो कभी देश हुआ करते थे, उसका उन देशों का संगठन क्या कहलाया? मतलब ब्रिटेन के गुलाम रहे, ब्रिटेन के अधीन रहे, को सारे देशों ने मिलकर कौन सा संगठन बनाया? कॉमनवेल्थ, यानी कि राष्ट्रमंडल। तो पहली बात तो ये प्रश्न आएगा कि भैया ब्रिटेन के अधीन रहे देशों का संगठन का क्या नाम है? राष्ट्रमंडल या कॉमनवेल्थ। आ गई ना कहानी समझ में? चलिए आगे बढ़ता हूं। मूल बात है, इसकी घोषणा हुई थी 1926 में। एक बेलफोर्स घोषणा है, बेलफोर्स अनाउंसमेंट है, उसके तहत 1926 में इसकी घोषणा हुई। मगर संगठन अस्तित्व में कब आया? तो ये संगठन बना 1931 में। कब बना? प्रश्न आता है भैया बताइएगा, राष्ट्रमंडल संगठन की स्थापना कब हुई? 1900। मगर क्या 1931 में भारत आज़ाद हो गया था? भारत आज़ाद कब हुआ? 1900। और आपको पता है भारत भी किनका गुलाम था? ब्रिटेन के अधीन रहा है भारत भी। आ गई ना कहानी समझ? तो ब्रिटेन के अधीनता से स्वतंत्र कब हुआ? 1947 में। जब भारत स्वतंत्र हुआ तो उसके बाद जब भारत इसका सदस्य बना, भारत सदस्य कब बना? तब ऐसा माना जाता है कि आधुनिक राष्ट्रमंडल का निर्माण हुआ। किसका निर्माण हुआ दोस्तों? भारत के इसमें जुड़ने के साथ आधुनिक राष्ट्रमंडल, मतलब मॉडर्न कॉमनवेल्थ। कौन सा कॉमनवेल्थ? अगर मैं आपसे पूछूं कि अभी जो कॉमनवेल्थ चल रहा है वो कौन सा वाला है? मॉडर्न कॉमनवेल्थ। आ गई ना कहानी समझ? 2 प्रश्न आएंगे, 2 उत्तर होंगे। पहला प्रश्न, राष्ट्रमंडल संगठन है, ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल लेवल का ऑर्गेनाइजेशन, अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। राष्ट्रमंडल की स्थापना कब हुई? कब हुई?
मगर आधुनिक राष्ट्रमंडल कब अस्तित्व में आया? 1900। और भारत इसका सदस्य कब बना? या भारत की सदस्यता के साथ साथ, भारत के सदस्यता के साथ साथ आधुनिक रूप इसका सामने आया। आई क्या नहीं कहानी समझ में? ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट चीज की बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट चीज की क्या बात करें? इसके सदस्य देश, मेंबर कंट्रीज, है ना। तो इसके मेंबर जो कंट्रीज है वो है 56। कितने हैं भैया? 56। 56 कितने सदस्य देश हैं इसके? 56 इसके सदस्य देश हैं, याद रखिएगा। कहीं आपको आंसर 54 मिल सकता है। क्या मिल सकता है? 54। तो 54 क्यों मिलेगा मैं आपको बता देता हूँ। ऐसा नहीं है कि ब्रिटेन के जितने भी देश गुलाम रहे हैं उन सभी देशों ने मिलकर ये संगठन बनाया। बाद में अलग अलग समय पे अलग अलग जो लोग हैं वो जुड़ते रहे इससे, अलग अलग देश इससे जुड़ते रहे। जैसे इसकी स्थापना कब हो गई थी? 1931 में। भारत कब जुड़ा? तो अलग अलग समय पे अलग, तो जब लोग जुड़ते गए अलग अलग समय पे, तो ये संगठन के सदस्य जुड़ते गए, बढ़ते गए। आज कितने हो गए? मगर याद रखिएगा, कॉमनवेल्थ में जो वास्तविकता में ब्रिटेन के गुलाम देश थे, इनमें से थे वो 54। कितने थे? 2 ऐसे देश इसके सदस्य हैं जो ब्रिटेन के गुलाम नहीं रहे। कौन से हैं पता है आप? बताओ भैया, फेंको कचरा, खत्म। नाम सुना ही नहीं होगा तुमने, एक आध का नाम सुना होगा मुश्किल से। एक का नाम है मोजाम्बिक, बहुत मुश्किल से सुना होगा, रेंदो। और दूसरे का नाम तो नहीं सुना होगा, रेंदो। और दूसरा है रवांडा। क्या नाम है? आई कहानी समझ, यही करियर पॉइंट है। समझ आए ना बात आपको? मतलब कि वास्तविकता में 56 में 2 देश वो हैं जो ब्रिटेन के गुलाम, एक है मोजाम्बिक और दूसरा है, उल्टा कर दूं अब, एक ऐसा देश जो ब्रिटेन का गुलाम तो रहा मगर इसका सदस्य नहीं है, वो है अमेरिका। कौन है? अमेरिका। आई क्या नहीं कहानी समझ में? मजा आया कि नहीं आया? जिसने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा उसे मजा आया होगा, और जिसने थोड़ा बहुत भी नहीं पढ़ा होगा वो उतने से काम चला लेना। 56 देश सदस्य, आगे मत बढ़ जाओ ऐसे। आई क्या नहीं कहानी समझ? प्रश्न पूछ रहा हूँ, कॉमनवेल्थ की स्थापना कब हुई? आधुनिक रूप कब बना इसका? वर्तमान सदस्य कितने हैं? और 2 ऐसे देश जो इसके सदस्य हैं पर इसके गुलाम नहीं रहे, मोजाम्बिक और रवांडा। आई क्या नहीं कहानी समझ में? और कौन सा सदस्य देश इसका नहीं है जबकि गुलाम था? आई क्या नहीं कहानी? राष्ट्रमंडल जो संगठन है वो किन के अधीन रहे? देशों का संगठन है, ब्रिटेन के अधीन रहे। आगे ना कहानी समझ में? ठीक है। अब इनने की संगठन तो बना लिया, संगठन तो बन गया। ये 1928 से ही शुरुआत हो गई, 26 से इसकी शुरुआत हो गई। 1926 से घोषणा हो गई कि ऐसा संगठन बनाएंगे जो संगठन में ब्रिटेन के गुलाम देश रहेंगे। घोषणा हो गई 1926 में। इनने बोला कि करेंगे कहीं संगठन बना के, भाई ऐसा संगठन बना के करेंगे क्या कि ब्रिटेन के गुलाम लोगों का संगठन बन गया, उससे फर्क क्या पड़ता है? होगा क्या उससे? इनने बोला फुद्दी बोलने खेल लेंगे, मतलब खेल लेंगे सब मिलके, खेल ही खेलें। आई क्या नहीं कहानी समझ में? तो भैया 1930। अरे एक बात बताओ, कॉमन सेंस सोच के देखो, ये संगठन बन गया। अब कोई ब्रिटेन का गुलाम कोई देश था, कोई अधीन था, वो देश जबरदस्ती में क्यों आके मिलेगा इससे? कोई भी चीज़ आपसे जुड़ेगी तो क्यों जुड़ेगी? कोई रीज़न तो होगा। आप इतने लोग यहाँ बैठे हुए हो, अगर यहाँ आके आप जुड़ रहे हो, करियर पॉइंट से आप जुड़ रहे हो, आके अगर बैठ रहे हो, वीडियो अगर आप देख रहे हो, लेक्चर अगर आप ले रहे हो, कोचिंग अगर ज्वाइन कर रहे हो, कोई तो चीज़ होगी। आई क्या नहीं कहानी समझ, जो आपको जोड़ रही होगी हमसे। समझ कौन सी चीज़ है वो? आई क्या नहीं कहानी समझ, जो जोड़ रही है आपको। सही कह रहा हो कि नहीं? मैडम तो नहीं बाहर देख लेना, ये तो लड़ लेगी भी बाहर, है ना? समझ में आ गई दोस्तों आपको? तो इन्होंने बोला कि हम लोग मिलके पार्टी गेम्स ऑर्गेनाइज करेंगे, गेम्स खेलेंगे। उन गेम्स को क्या नाम दिया? अब प्रश्न आता है, कॉमनवेल्थ गेम्स की शुरुआत कब हुई? और ये हुए थे पहली बार हैमिल्टन में। कहाँ हुए थे? और हैमिल्टन किसका शहर है भैया? कनाडा का। किसका शहर है? आई क्या नहीं कहानी समझ? अब बताओ, कॉमनवेल्थ गेम्स की शुरुआत कब हुई? 2026 में। कहाँ होना थे? कहाँ होने थे? विक्टोरिया किस देश का शहर? मजा आया कि नहीं आया? पूरी यात्रा करा के ले आया हूँ तुम्हें। उत्तर दे दोगे? चिल्ला चिल्ला के दे दोगे ना? ठीक है, मगर अभी उत्तर नहीं चाहिए क्योंकि समय होगा, मैं आगे बढ़ जाता हूँ। उत्तर आपसे आखिरी में लूँगा, है ना? आपको पता है हम रैपिड फायर आयोजन करते हैं, लास्ट में आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड देखते हैं, है ना, कि आपको कितना याद था इस क्लास में। तो वही देखेंगे, आज तो अलग अलग पूछूंगा एक एक से ही, है ना, कि
इसका क्या है उसका क्या है, कितना दिमाग यहाँ पे है ना। नहीं तो पता चला दिमाग मुड़ रहे हैं, ओ सर भूख लग रही, छोड़ दो क्लास, अब तो आधे घंटे एक्स्ट्रा बेचे बिठा के रखा, गर्मी अलग लग रही है ना। विंबलडन ग्रैंड स्लैम 2023 का मेंस टाइटल किस खिलाड़ी ने जीता है? तो कुछ एक चीज़ें मैं हालांकि पहले आपको बता चुका हूँ, कुछ एक चीज़ें मैं आपको पहले बता चुका हूँ, वापस से बता देता हूँ। टेनिस, लॉन टेनिस, टेनिस तो आपने देखा होगा है ना, पर वो टेनिस की बॉल होती है उसमें, टेनिस की बॉल, और फुद्दी बल्ले वाला वही बैट अपना रैकेट है ना। तो टेनिस की बॉल मारते हैं, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं लॉन टेनिस। कौन सा टेनिस बोलते हैं उसको? लॉन टेनिस। ठीक है, टेनिस, लॉन टेनिस। एक टेबल टेनिस होता है जिसमें प्लास्टिक की बॉल होती है इतनी सी छोटी स्पिल्ली करके, और टेबल होता है, उस टेबल पे खेलते हैं, है ना, समझ आए ना बात। तो हम टेबल टेनिस की बात नहीं कर रहे, हम कौन से टेनिस की बात कर रहे हैं? लॉन टेनिस। लॉन टेनिस का मतलब है जो कि कोर्ट में खेला जाता है, जो कि जिसमें फुद्दी बल्ले भी खेले जाते हैं, बैडमिंटन भी खेला जाता है ना। बस बैडमिंटन में क्या होता है? बैट और शटल, आगे ना कहानी सर। इसमें क्या होता है? बैट के साथ क्या होती है? टेनिस की बॉल, आगे की नहीं कहानी सर। ठीक है, तो टेनिस की बात करो। दुनिया में टेनिस के 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं दोस्तों। कितने ग्रैंड स्लैम होते हैं दुनिया में? याद रखिएगा, चारों का सीक्वेंस याद रखिएगा, बहुत आता है परीक्षाओं में। दुनिया में टेनिस के, लॉन टेनिस के 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं, और आपको मैं पहले वालों को तो सबको पता ही है सभी को मेरे ख्याल से। फर्स्ट कौन सा होता है? ऑस्ट्रेलियन ओपन। कौन सा होता है फर्स्ट भैया? सेकंड कौन सा होता है भैया? फ्रेंच ओपन। कौन सा होता है? तीसरा कौन सा होता है? विंबलडन। कौन सा होता है? विंबलडन। ठीक है, विंबलडन ऐसे लिखते हैं, विंबलडन है ना, विंबलडन ओपन। और थर्ड कौन सा होता है? फोर्थ कौन सा होता है? ये होता है भैया यूएस ओपन। कौन सा होता है? यूएस ओपन। 4 खेल। ग्रैंड स्लैम कितने होते हैं साल में? पहला कौन सा है? ऑस्ट्रेलियन ओपन, ऑस्ट्रेलिया में खेला जाता है, याद रखिएगा, ओरली बता रहा हूँ। दूसरा कौन सा होता है? फ्रेंच ओपन, फ्रांस में खेला जाता है। तीसरा होता है विंबलडन, ये लंदन में खेला जाता है। कहाँ खेला जाता है? इसका नाम अलग है, बस याद रखना है ना, नहीं तो बाकी सबके नाम देश के नाम पे ही है। पहला ऑस्ट्रेलियन ओपन ऑस्ट्रेलिया में, फ्रेंच ओपन फ्रांस में, विंबलडन लंदन में। वहीं अगर बात करें यूएस ओपन, यूएस में, यूएस मतलब अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट, आ गई ना कहानी समझ में। यूएस का मतलब होता है यूनाइटेड स्टेट। अमेरिका में कौन सा खेला जा रहा है? यूएस ओपन। कौन सा? साल का पहला ग्रैंड स्लैम कौन सा है? दूसरा, तीसरा और चौथा, आ गई ना कहानी समझ। ठीक, देखो ये कौन सा वाला है? कौन से नंबर का है विंबलडन? तीसरे नंबर का। आ गई ना कहानी समझ। अब प्रश्न आया, तीसरे नंबर का जो हुआ फ्रेंच, ये जो ओपन हुआ ग्रैंड स्लैम, इसमें किसने जीता है खिताब? 2 लोग के नाम या फोटो दे रखे है ना, 2 लोग। चलिए शुरुआत करते हैं। ये कौन है बताए? तुम्हें सब साला नाम ही पढ़ रखे है तुमने, बस फोटो वोटो नहीं याद तुम्हें, है ना। वो रट्टा मारा को तुमने कि वो ग्रैंड स्लैम विजेता नोवाक वो चो। अरे याद करो, थोड़ा बहुत सर्च भी कर ले, नोवाक दिखे कसो, नहीं तो समस्या ये होगी कहाँ बात चल रही छोरा की और तुम समझ रहे छोरी कहीं की। हाँ ऐसा होता है, आ रही नहीं कहानी समझ में, ऐसा होता है भैया ना, याद रखना, बहुत बड़ी कन्फ्यूजन होते हैं दिमाग में। अगर इसीलिए इमेज बहुत महत्वपूर्ण होती है, विजुअल्स। हमारा दिमाग देखो, उदाहरण के तौर पे कोई मूवी को याद करो, कोई पिक्चर याद करो, उस पिक्चर की फोटोज इमेज आपको याद होगी। अगर मैं बोलूँ डायलॉग, आइए ना कहानी समझ में, तो याद रखना, इसीलिए इमेज बहुत ज़रूरी होती है। फोटोज़ क्या करते हैं, दिमाग की मतलब विजुअल जो होते हैं, फोटोज़ और पिक्चर्स जो होती है वो दिमाग में बस जाती है, बैठ जाती है, लंबे समय तक मेमोराइज होती है, लंबे समय तक मेमोरी में होती है। और जो शब्द होते हैं वो कुछ समय बाद दिमाग से उड़ जाते हैं, वाष्पशील होते हैं, वेपोराइज हो जाते हैं। यही कहानी समझ, इसलिए इमेज से पढ़ाना ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, ज़्यादा इफेक्टिव होता है। आरी कहानी समझ में, नहीं तो कहीं नहीं, सफ़ेद बोर्ड पे भी असो काम चले, असो नहीं चले, असो ही 3 लाख बिगाड़े थरदा जी, ऐसा कसा, बस फर्क नहीं पड़े, फर्क पड़े कि नहीं पड़े। कॉमनवेल्थ की स्थापना कब हुई? 1900। फर्क पड़ियो फर्क। कहाँ का शहर ने मना कर दी कॉमनवेल्थ का आयोजन? अब विक्टोरियो कसो दिखे असो, फर्क कसा नहीं पड़े आएगी नहीं कहानी समझ। तो यही फर्क है 3000 और 3 लाख का बोर्ड में, सही है। चलो आगे बढ़े। पहला कौन सा ग्रैंड स्लैम है? दूसरा, तीसरा और चौथा, बाकी सब ठीक है। विंबलडन कहाँ होता है? लंदन में होता है, ठीक है ना। पर ये वही लंदन है जिसने गुलाम बनाया भैया, किनको? भारत सहित कई देशों।
और इनके गुलाम देशों ने कौन सा संगठन बनाया? कॉमनवेल्थ। कॉमनवेल्थ की स्थापना कब हुई? अच्छा ये तो भूल ही गए, कॉमनवेल्थ का मुख्यालय कहाँ है? वहीं लंदन में। कहाँ है? और लंदन में कौन सा ग्रैंड स्लैम खेला जाता है? आ गए घूम फिर के वापस। चलो आ जाओ आगे। ये कौन था भैया? ये नोवाक जोकोविच। कौन है ये? नोवाक जोकोविच। ये वाला खिलाड़ी, ये वाला खिलाड़ी कौन है भैया? नोवाक जोकोविच। ठीक है, याद रखना। कहाँ का खिलाड़ी है? याद रखना, बहुत महत्वपूर्ण है। सर्बिया का। कहाँ का है ये? सर्बिया का खिलाड़ी है। बहुत आता है प्रश्न। सर्बिया खिलाड़ी है नोवाक जोकोविच। ठीक है, क्या हुआ देखो, ऑस्ट्रेलियन ओपन यही जीता, फ्रेंच ओपन यही जीता, और विंबलडन ओपन भी नहीं जीता। नहीं जीता, यही जीत तो रेको कहीं एक आज कोई ठेको है, ये नहीं जीता, ये जीता है ना। और ये है भैया, ये कार्लोस अल्कराज। आई क्या नहीं कहानी समझ में? अब बताओ, ऑस्ट्रेलियन ओपन किसने जीता था? नोवाक, है ना। फ्रेंच ओपन किसने जीता था? मगर अभी विंबलडन ग्रैंड स्लैम किसने जीता है? कार्लोस अल्कराज ने। आ गई ना कहानी समझिए। नोवाक जोकोविच कहाँ का खिलाड़ी है? और ये भाई साहब है स्पेन का। कहाँ का है? आ गई ना कहानी समझ? क्लियर? समझ में आ गई? अब बताओ, अगस्त सितंबर में होने वाला है नेक्स्ट ग्रैंड स्लैम, कौन सा होगा? अब उसमें कौन जीतेगा? उसमें वो जीतेगा जो परीक्षा में 100 में से 80 लाएगा। पुलिस कौन बनेगा? जो 100 में से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट चीज पर। भारत किस देश के साथ सैन्य अभ्यास नोमैडिक एलिफेंट 2023 में भाग ले रहा है? आपको पता है? बता देखो भैया, जो नए लोग हैं उनको मैं बता दूं कि चूंकि हमारी करंट अफेयर की जो क्लास है वो एक लंबे समय से चल रही है, इसलिए करंट अफेयर में हम पढ़ते कैसे हैं, करंट अफेयर में पढ़ाते कैसे हैं, ये जितने पुराने लोग हैं उन सबको पता है बहुत अच्छे तरीके से। इन सारे, अब ये होता क्या है, ये एक्सरसाइज सैन्य अभ्यास क्या होता है, ये सब चीज़ें हम बता चुके हैं पहले, है ना। इसके लिए तो आपको यूट्यूब पे जो लेक्चरों की सीरीज डली हुई है या तो वो देखनी पड़ेगी, है ना। आप सोचो कि आज एकदम से लेक्चर में सारी बात समझ में आ जाए, संभव नहीं है दोस्त। क्यों नहीं समझ में संभव है? कि तुम्हें शुरू में पढ़ाया था, बताओ 2 दूनी 1, 2 दूनी 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 6, ऐसा पढ़ाया था। एक बार में रात हो गई थी कहीं पट्टी नहीं हुई थी, है ना। एक बार नहीं हुई होगी, और कहीं हुई थी कहीं एक बार में, कहीं नहीं हुई होगी। तो प्रयास 2-4 संडे अटेंड करोगा क्लास, समझ में आ जाएगा। तोल पड़ जाओ कहीं चल रही हो करंट अफेयर। क्यों? क्योंकि करंट अफेयर एक से दूसरा रिलेटेड है। क्योंकि अभी क्या हुआ? अभी हुआ नोमैडिक एलिफेंट अभ्यास। अभी मैं आपसे बोल दूं भैया क्या कि ये कौन से नंबर का था? कौन सा था? कोई क्या आवाज नहीं आई 15th कौन सा था? अब मान लो अगले रविवार तुम फिर आए और फिर ये एक्सरसाइज हो गई, तो कौन से नंबर की होगी? अब मैं समझा, आज बैठा हूँ इसे, क्या वापस समझाऊंगा 16 तारीख को? 16वां जब होगा जब वापस समझाऊंगा क्या? नहीं समझा। जब 16वां जब नया होगा और फिर कहीं का नया आके बैठा होगा, ए अजय कहीं का नया बैठा होगा तेरे जैसा, तो दिमाग में तोते उड़ रहेंगे कि एलिफेंट यानी हाथी। आई क्या नहीं कहानी समझ में? इसलिए सीरीज, ये करंट अफेयर की सीरीज लेना जरूरी है। सीरीज से मतलब है कंटिन्यूसली 1 बाय 1 एक के बाद संडे। आई कहानी समझ, इसलिए याद रखेगा, महत्वपूर्ण है। चलिए मैं वापस बात करता हूँ। सैन्य अभ्यास, मिलिट्री एक्सरसाइज। मिलिट्री एक्सरसाइज का मतलब है सैन्य अभ्यास। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि आपके हर कभी तो युद्ध होते नहीं है, हर कभी युद्ध हो गए, हर कभी कोई सा आतंकवादी एक्टिविटी हो गई, हर कभी अपने सैनिक बंदूकों ले खड़े हो गए बॉर्डर पे, आक्रमण कर दो किसी देश पे, ऐसा तो है नहीं। 10 साल 5 साल 20 साल में कभी युद्ध होता है। अब बताओ 10 साल 20 साल में अगर युद्ध होगा तो हमारा जो सैनिक है वो बंदूक चलाना ही भूल जाएगा। सवाल समझ में आया कि नहीं आया? 10 साल तक बंदूक वाने उठाई नहीं, बस यूं ही खड़ो रही हो बॉर्डर पे, तो चला को कदे जंग लग जाएगी। आई क्या नहीं कहानी समझ में? तो कि बंदूक और में जंग नहीं लगे, और कि जो बंदूक है वह चलती रहे, वो को निशानों कभी चूके नहीं। एक ये कहीं होवे एक्सरसाइज। एक्सरसाइज मतलब अभ्यास, कहीं होवे भैया अभ्यास हो गए, है नहीं? समझ में आ गया ना बात? अब ये अभ्यास में सोने का सुहागा लग जाता है जब ये अभ्यास दूसरे देशों के साथ हो। किनके साथ हो? जिसमें हम हमारी ताकत दिखा सकें, वो उनकी ताकत दिखा सकें। आई क्या नहीं कहानी समझ में? समझ में आ रही है कि नहीं? ताकि हमें उनसे सीखने को मिले, उन्हें हमसे सीखने को मिले।
इसलिए होती है मिलिट्री एक्सरसाइज, यानी कि सैन्य अभ्यास। आ गई ना कहानी समझ में सभी को? पक्का समझ में आ गई? चलो अब प्रश्न आएगा, नोमैडिक एलिफेंट नाम का जो अभ्यास हो रहा है, ये जो युद्ध अभ्यास हो रहा है, और इनके नाम रखे जाते हैं कुछ ना कुछ, जैसे इसका नाम है नोमैडिक एलिफेंट। ये अच्छा, मैं आपको पहले तो इसका मतलब बता दूं। इसका मतलब पता है किसी को क्या होता है? इसका हर नाम का मतलब होता है ना कुछ, आपको पता, पहले भी करे कई सारे। अभी मैं आपसे पूछ लो भैया, कुछ पूछूंगे एक आध। पिछली बार कोई सा करा था क्या हमने? कौन सा करा था? साल्वेक्स। साल्वेक्स किन देशों के बीच हुआ था? भारत और बताइए। जिमेक्स, जिमेक्स किया था इससे पहले, किन देशों के बीच हुआ था? जापान और इंडिया। जापान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज, भूल गया पिछले संडे का, ये बताया था? अच्छा, आई का गर्मी ज़्यादा दूज गए वो शब्द याद है। उसने बोला वहाँ से भारत जापान, यहाँ तक आए सर भूख लग रही है ना। तो ऐसा एक्सरसाइज आ रहा है। नोमैडिक एलिफेंट, नोमैडिक एलिफेंट का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है घुमंतु हाथी। घुमंतु हाथी, घुमक्कड़ हाथी, जो हाथी घूमता रहे जंगलों में। आई कहानी समझ? मतलब क्या है? मतलब ये है कि ये जो एक्सरसाइज है, इसका उद्देश्य ये है कि पहाड़ी और पर्वतीय जो क्षेत्र होते हैं, जंगली जो क्षेत्र होते हैं, उन जंगली क्षेत्रों में सैन्य ऑपरेशनों को अंजाम देना। कौन से ऑपरेशनों को? मान लो कोई टेररिज्म एक्टिविटी, कोई जगह जंगल में कोई टेररिस्ट छुपा हो, तो उसको आपको सर्च करना हो, उसके ऊपर ऑपरेशन चलाना हो, तो उसके लिए आपको एक्सरसाइज, उसका अभ्यास आप किस प्रकार की एक्सरसाइज में करते हो? इस प्रकार की। आ गई ना कहानी? जंगलों के लिए हमने जिमेक्स की थी। जिमेक्स काय में हो रही थी? पानी में। काय में हो रही थी? पानी में, समुद्र में, है ना। मैरीटाइम एक्सरसाइज, मैरीटाइम मतलब समुद्री अभ्यास। आ गई ना कहानी? तो हम समुद्र में भी अभ्यास करते हैं, हमारी वायुसेना भी अभ्यास करती है, जंगलों में, पहाड़ों में, हर तरह के अभ्यास होते हैं भैया, ताकि हमारी जो मिलिट्री है, हमारी जो आर्मी है, हमारी जो नौसेना और वायुसेना, ये हर तरीके से सक्षम रहें, ताकतवर रहें। ठीक है। नोमैडिक एलिफेंट का मतलब क्या होता है? घुमंतु, घूमने वाला, घुमक्कड़ हाथी। ये वाला अभ्यास किन के बीच हो रहा है? ये होता है भैया भारत और बताइए, भारत किस देश के साथ सैन्य अभ्यास नोमैडिक एलिफेंट 2023 में भाग ले रहा है? मंगोलिया की राजधानी बता चुका हूं, कौन सी है? वेरी गुड, उलान बटोर। मंगोलिया की राजधानी कौन सी है? यहाँ पे आयोजन हो रहा है कौन से नंबर की एक्सरसाइज का? 15वें नंबर की एक्सरसाइज का। आ गई ना कहानी समझ में? बस यहाँ पे एक चीज़ और याद रखिएगा कि अगर ये 15वें नंबर की है, तो पहली कब हुई? फर्स्ट कब हुई? पहली कब हुई? बताओ, हाँ बताओ, ट्राई करो। कोई बताएगा? कोई बात नहीं, 2004। कब हुई? वापस पूछ रहा हूँ, नोमैडिक एलिफेंट युद्ध अभ्यास किन देशों के बीच होता है? भारत और पहला कब हुआ था? अभी कौन से नंबर का हो रहा है? 15वें नंबर का हो रहा है। आई कहानी समझ में? और अगर बात की जाए कि ये 15वां जो अभ्यास है नोमैडिक एलिफेंट नाम से, कहाँ हो रहा है? मंगोलिया की राजधानी उलान बटोर। कौन सी राजधानी है? और भारत की राजधानी कहीं है? और मध्य प्रदेश की कहीं है? भोपाल ही है नहीं? पटवारी का टोपर उससे पूछी मध्य प्रदेश की राजधानी कहाँ की? वो करे आई क्या नहीं कहानी समझ? ये कोई प्रश्न है मध्य प्रदेश की राजधानी कौन सी? मैं कह रहा हूँ आप 12th पास है, 10th पास है, ग्रेजुएट हैं, आपसे अगर कोई ये पूछे भारत की राजधानी कौन सी है, आप बोलो दिल्ली, और आप ये करो यस, बेवकूफ़ हो तुम। भारत की राजधानी दिल्ली, ये तुम इस पर यस करोगे? पीछे देंगे कि लात मिला के। ये 10th पास करके सीखोगे, 12th पास करके सीखोगे, ग्रेजुएट होने के बाद ये चीज़ सीखोगे भारत की राजधानी दिल्ली है, और प्राउड फील करोगे। अरे गंवारो, ये तो अनपढ़ों को ही पता होना चाहिए भाई कि देश की राजधानी दिल्ली है। इसमें कुछ एफर्ट लगाने की ज़रूरत, इसमें मार्कशीट की ज़रूरत है। देखो, आई एम MBA एंड आई नो इंडियाज कैपिटल दिल्ली। ये तो मूर्खता हो गई ना, है? बता, मध्य प्रदेश टॉपर से प्रश्न पूछा जा रहा। हमारे छोरे के रहते कल बात थे, हमारा तेज बोले सर मार से पूछ लेता प्रश्न। मध्य प्रदेश की मुसाला ऊर्जा राजधानी, संस्कृति राजधानी, संस्कार राजधानी, खेल राजधानी, सारी राजधानी एक साथ बता दे तो मध्य प्रदेश की, जहाँ एक साथ सारी। हम यही कह रहे थे भाई, मध्य प्रदेश के पटवारी के टॉपर बने, भाग रहे हैं इधर से उधर, प्रश्नों के उत्तर नहीं दे रहे हैं, भाग रहे हैं। हम तो ये कह रहे हैं उस इंटरव्यू पूछने वाले से, अगर टॉपर है, टॉपर छोड़ो हमारे ही बच्चों की बात करो, टॉपर अगर है, राधेश्याम जी 4 प्रश्न पूछे मान लो, वो 10 प्रश्न पूछने वाला है। मैं कह रहा हूँ 10 प्रश्न नहीं पूछेगा, उसका बाप नहीं पूछेगा। आप वो 4 प्रश्न पूछे, वो पूछे मध्य प्रदेश की राजधानी कौन सी है, आप बोलो भोपाल,
खेल राजधानी इंदौर, औद्योगिक राजधानी ऊर्जा राजधानी सिंगरौली, बेढन। आप जहां वो एक प्रश्न पूछे साले 4 फेंक के मारो उसके मुंह पे। 4 प्रश्न के बाद वो खुद नहीं पूछेगा, बोलने के यार ये अपना माथा ऊपर का बैठे। टॉपर हो तो भैया ऐसा ट्रीट करो, वो नहीं पूछेंगे 4 प्रश्न। नीचे कमेंट आएंगे आपके, सही बता रहा हूँ, कमेंट आएंगे कि नहीं यार ये टॉपर, वाकई में टॉपर है। एक प्रश्न पूछे सारे 4 आंसर दे रहा है, 4 तरह के अलग अलग टाइप्स, है ना। अब आपको एक प्रश्न पूछा जा रहा है, उसमें आप कर रहे हो, घबराहट हो रही, थोड़ी देर से कर लें, छूट नहीं माना जाएगा टॉपर भाई, बिल्कुल नहीं माना जाएगा। आइए कि नहीं कहानी समझ में। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, मूल पे आते हैं, आगे बढ़ नेक्स्ट चलते हैं अगली तरफ। भारत के किस राज्य में वार्षिक बोनालू फेस्टिवल का आयोजन किया गया? आप देख पा रहे हैं यहाँ पे। क्या लगता है, क्या लगता है? अरे तू खड़ा होकर देख ले, ठीक है। बोनालू फेस्टिवल क्या लगता है? तेलंगाना, मध्य प्रदेश, असम, सिक्किम। मध्य प्रदेश में लगता है क्या? मध्य प्रदेश तो नहीं है भैया, है ना। ऑप्शन में मध्य प्रदेश है, पर हमें नहीं लगता कि यहाँ पे ऐसा कुछ होता है ना। होता है क्या अपने यहाँ पे? हमारे यहाँ पे तो भंडारा होता है भाई, सिर्फ एक ही काम होता है, जीमो जीमो जीमो। सही कह रहा हूँ नहीं? ये सबसे प्राथमिकता इसी काम को मिलती है हमारे यहाँ, है ना। चलिए, जैसे जैसे अब तो जैसे जैसे समाज कर रहे हैं, भैया का मर जा कर दिया तो मत जीमो, तब तो छोड़ दो, है ना। आप में से कितने लोग हैं जिनने ऐसा मृत्यु भोज का खाना बंद कर रखा है कि भाई ऐसा नहीं कर? लड़कियां ही हैं और मेरे ख्याल से ये भी डाइटिंग के लिए होंगी। बाकी तो रोहित ने बंद, वेरी गुड वेरी गुड, आपने भी बंद कर रखा, बहुत बढ़िया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाए। प्रदीप बेटा तूने बंद कर रखा है? किसने? चलो भैया, तो तू इन सबका ध्यान क्यों रखता है आस पड़ोस वाले का? समझ में नहीं आती। इनका ध्यान क्यों सबका रखता? उसका ध्यान, सबका ध्यान तू ही रखता अकेले। मैं वो यूँ कर रहा, मैंने कि तूने बंद कर रखा? नहीं इनने। ये क्या है यार, है कुछ तो अजय भी तरह के बैठे रहते हैं, पता नहीं इनको भूख लग रही है इस टाइम पे। भारत के किस राज्य में वार्षिक बोनालू फेस्टिवल का आयोजन हो रहा है? आपको क्या लगता है, कौन सा आंसर है? अरे गोला फेर देने से आंसर हो जाता है क्या? है इसका आंसर है भैया क्या? तेलंगाना। क्या है आंसर? सिक्किम विक्किम नहीं, गोला फेर दिया, आंसर बता दो। ठीक है, तेलंगाना। भैया ये जो फेस्टिवल है आषाढ़, कौन सा माह चल रहा है? आषाढ़, यानी कि जुलाई अगस्त, है ना। आषाढ़ है, जुलाई अगस्त में होता है, याद रखिएगा। इसमें अगर बात करें कि सावन चल रहा है अपने, है ना, ठीक है, आषाढ़ में होता है जनरली, याद रखिएगा इसका आयोजन यहाँ पे। ये जो भी है, क्योंकि वो 15 डेज़ का रहता है चक्कर उसका, ठीक है, याद रखिएगा। ये जो फेस्टिवल है, ये महाकाली की आराधना इसमें होती है। किसकी होती है? महाकाली। महाकाली जो माँ है हमारी, जो महाकाली देवी हमारी, उनकी आराधना इसमें होती है, याद रखिएगा। ऐसा यहाँ के लोग क्या करते हैं कि भाई इस त्यौहार को मनाते हैं, इस त्यौहार में गुड़ और दूध और इस प्रकार की चीज़ों को मिला के प्रसाद बनाते हैं, इनको चढ़ाते हैं, प्रसाद खाते हैं। ऐसा कहते हैं कि उस प्रसाद को खाने से जो शरीर में जो रोग वोग होते हैं वो सही हो जाते हैं ना। तो ये तेलंगाना में कहाँ होता है ये त्यौहार? और ऐसे प्रश्न, ऐसे फेस्टिवल, ऐसे उत्सवों के प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, याद रखिएगा। बोनालू फेस्टिवल कहाँ आयोजित होता है? आगे चल रहे हैं, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चल रहे हैं। किसने हाल ही में नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, पॉवर्टी का मतलब होता है क्या भैया? गरीबी। क्या होता है? गरीबी इंडेक्स जारी किया है। किसने जारी किया है? किसने बताया कि मध्य राज्य के अंदर, देश के अंदर जो भारत के अलग अलग राज्य हैं उनमें गरीबी का स्तर क्या है, गरीबी का परसेंटेज क्या है? किसने बताया है? किसने बताया इनमें से? गृह मंत्रालय है, नीति आयोग है, वित्त मंत्रालय है, कृषि मंत्रालय है। गरीबी के बारे में कौन जानकारी देगा? कृषि मंत्रालय। कौन सा देगा? क्योंकि पेट की भूख तो वही दूर कर रहा है ना, ऐसा नहीं है। आंसर है नीति आयोग। क्या है भैया? और नीति का फुल फॉर्म आपको पता है, सबको पता है ना। नीति का फुल फॉर्म क्या होता है? जिसको नहीं पता वो कमेंट में लिख देना, पता है तो चिल्ला दो। एन का मतलब, आई का मतलब, टी का मतलब और आई का मतलब। चलिए आगे चलते हैं। ये देखिए, ये है वो स्थिति, ये है वो चार्ट, जो चार्ट ये बताता है कि किस देश, किस राज्य, भारत के किस राज्य में गरीबी का स्तर क्या है। इसमें आप जो रेट देख रहे हैं ये सबसे ज़्यादा पॉवर्टी रेशियो के अंतर्गत आता है। और ये है, मतलब भारत में सबसे ज़्यादा गरीबी किस राज्य के अंतर्गत है? हम भी कोई पीछे नहीं है ज़्यादा, 3rd नंबर पे आ रहे हैं। कौन से नंबर? ये 2nd पे, और ये कौन से पे? मध्य प्रदेश कौन से नंबर पे आ रहा है गरीबी में?
फोकट में जिनने बीपीएल कार्ड बनवा रखा है वो बाहर हिटो, बीपीएल से आओ एपीएल में। तुम्हारे बीपीएल कार्ड के चक्कर में मध्य प्रदेश ज़बरदस्ती में गरीबी में आ रहा है। तुम साले घर में तुम्हारे स्कॉर्पियो, बोलेरो, 2-2 मकान, प्लाट, दुकानें, किराना सब है, पर कार्ड तुम्हारे पास बीपीएल है। गरीबो, बिलो पॉवर्टी लाइन, साले गरीबी रेखा के नीचे ज़बरदस्ती में जो लोग आ रहे हैं भैया, उनसे गुजारिश है बीपीएल कार्ड हटाओ, एपीएल लाओ, बीपीएल से बाहर हटो ताकि स्थितियां सुधरें। राज्य की सरकार भी कहीं करे। तुम ज़बरदस्ती में अपने आप को देखो, तुम्हें प्रदर्शन करना है, बिल्कुल प्रदर्शन करना है कि स्कॉर्पियो साफ कर रहे है ना, प्रदर्शन करने में तुम्हें स्कॉर्पियो दिखाना है, पर पता नहीं कोई स्कीम का फायदा लेना है, तुम साले बीपीएल कार्डधारी बन जाते हो, है ना। मतलब वैसे तुम बताते हो कपड़े फट रहे हैं तुम्हारे बीपीएल में, जो लोग करते मेहमान इनकी बात कर रहा हूँ, और वैसे पूछे कि यार कपड़े फट रहे, नहीं ये फैशन है। जहाँ बीपीएल की बात हो वहाँ तुम कपड़े फटे बता दो कि नहीं यहाँ फटी रहा है, इतनी गरीबी एक देख कपड़े तक फट रहा है। और जब बात को नहीं स्मार्टनेस की बात आएगी इतनी कहोगे नहीं फैशन है, ये फैशन है, ऐसा ही फैशन है। सही कह रहा हो ना। ये सारे इनके बीपीएल के कार्ड चक्कर में अपन थर्ड पे जबरदस्ती। मेरे को पता है भाई बहुत लोग जो है मध्य प्रदेश में अगर सही डाटा निकाला जाए तो बीपीएल से आप में से ही होंगे बहुत सारे। थे कौन कौन है? और बीपीएल नहीं होना चाहिए। और बीपीएल देखो यहाँ बैठा हुआ कोई भी मेरे को नहीं लगता कि बीपीएल धारी होना चाहिए। आप में से अगर बीपीएल है खैर ठीक है, अब वो चला आ रहा है, एक लंबा समय निकलेंगे आगे बाहर सोच चेंज करेंगे। मगर देखो अगर आपकी स्थिति देखो, एक मित्र था हमारा वो एसडीएम बना, तो उसने वो एससी से था, वो एक्चुअली एससी या एसटी से था। तो वो मित्र एसडीएम जब बना, डिप्यूटी कलेक्टर जब बन गया पीएससी के थ्रू, तो उसने कसम खाई कि अब आरक्षण का जो लाभ है वो हमारे घर का कोई भी सदस्य नहीं लेगा, ये हम शपथ लेते हैं। कोई भी आरक्षण का लाभ नहीं लेगा, सब जनरल से फॉर्म डालेंगे, क्योंकि वो उस चीज़ से बाहर निकल आया। तो जब निकल आया तो स्वतः ही छोड़ देनी चीज़ों को। जब आपकी स्थितियाँ सुधर गई छोड़ दो, इतनी सी बात है। बीपीएल अगर आप वास्तविकता में घर में पिछड़ा हुआ आपका घर है तो बीपीएल कार्डधारी होना चाहिए, सरकारी स्कीम का लाभ लेना चाहिए, बिल्कुल लेना चाहिए, इसमें कोई गलत नहीं। मगर अगर स्थितियाँ सुधर गई हैं तो हिट जाओ बाहर। ऐसे भी पटवारी में आए बहुत सारे फर्जीवाड़े में, ऐसे भी कुछ लोग आए जिनकी नौकरियाँ हैं सरकारी, मगर वो ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट लगा रहे हैं। जिनके पिताजी दादाजी खुद पुरानी नौकरियां कर रहे हैं, ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट, ईडब्ल्यूएस मतलब सवर्ण में गरीब, जो जनरल समाज है उसमें गरीब, ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट, तो ये गलत है। अब तुम कहाँ से गरीब होगा साले, है ना। तो निकलना चाहिए भारत। भैया फर्स्ट पे कौन है इसके अनुसार, सेकंड पे और थर्ड पे। अब बताओ सबसे अच्छी स्थिति में कौन सा राज्य होगा? गोवा, केरल। कौन भैया? 0.55% मात्र, है ना। बताओ भारत का सबसे साक्षर वाला राज्य, लिटरेट और सबसे ज़्यादा गरीबी, सबसे कम गरीबी वाली स्थिति में कौन से राज्य में है? समझ लो। शिक्षा का कितना फर्क पड़ता है, इसका फर्क जान लो। आई कहानी समझ में? इसका फर्क जान लो। शिक्षा से ही फर्क पड़ता है। तो या तो शिक्षित हो जाओ, लिटरेट हो जाओ, साक्षर हो जाओ, और साक्षर हो जाओगे तो छोड़ी खुद ही शर्म आने लग जाएगी, कह रहे यार अब मैं साक्षर समझदार आदमी मैं का बीपीएल बना के रखूँ। आई कहानी समझ। और फिर ऐसा भी होता है कि देखा देखी भी होती है, कह रहे यार जब यो बीपीएल धर सके तो मुँह क्यों नहीं धर सकूँ, एक का पास भी ट्रैक्टर, हमारा पास भी ट्रैक्टर। सही है कि नहीं बात? ऐसी तो ऐसा भी होता है कई बार। तो एक को देख के चलिए मेन बात पे आते। ऑल इंडिया का एवरेज क्या है गरीबी का? 14.95%। पूरे देश में जो जनसंख्या उसका कितने प्रतिशत अगर पूछा जाए कि गरीब है? 14.95%, याद रखेगा। और ये जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स दिया है ये किसने दिया है? ठीक है, याद रखेगा, नीति आयोग ने दिया। चलिए आगे चलते हैं, सेकंड लास्ट की तरफ चलते हैं। जीवन बीमा निगम के नए प्रबंध निर्देशक कौन बने हैं? अगर आप इनको पहचान रहे हैं, कौन है भाई साहब? धीरे से मुस्कुरा रहे हैं। कौन है? बिल्कुल सही जवाब भैया। क्या आंसर है इसका सही? तो ये है सतपाल भानु। ये भाई साहब जो है ये आपके सबके होंगे ना, जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी। LIC है ना, जीवन के साथ। मैंने कहा इनसे अच्छा एडवर्टाइजमेंट कोई नहीं करता, इनसे अच्छा इनने मुक्तिधाम पे बोर्ड लगा रखे, जीवन के साथ भी जीवन के बाद भी। वहां तो छोड़ दो भाई, है ना। तो देखो LIC याद रखेगा, LIC याद रखेगा। LIC जो है इसके नए जो MD हैं, प्रबंध निर्देशक जो है, मैनेजिंग डायरेक्टर जो है, ये कौन बने हैं भैया? ये भाई साहब, इनका नाम है सतपाल भानु बने। ठीक है, याद रखेगा। LIC की स्थापना कब हुई थी पता है क्या? 1900
1956 1956 में, ठीक है, याद रखिएगा। 1 सितंबर 1956 कब हुई थी? 1 सितंबर 1900। अब प्रश्न पूछ ले LIC दिवस कब मनाया जाता है? 1 सितंबर, क्योंकि 1 सितंबर को इसका फाउंडेशन ईयर था, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट और लास्ट की तरफ चलते हैं। लास्ट मेरे ख्याल से हमारे छोरे फटाफट। विशाल कहाँ गया, जिंदा है कि नहीं? हाँ, विशाल का फेवरेट प्रश्न आ चुका है फाइनली इस सप्ताह का। उस अपन भले कहते हैं कि वो वाला पॉइंट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट था इस सप्ताह का, पर विशाल क्या नहीं सर, ये वाला था। हाँ, क्योंकि विशाल का फेवरेट आदमी आ गया इसमें। इंटरनेशनल क्रिकेट में 500 मैच खेलने वाले 10वें क्रिकेटर कौन बने हैं? विराट कोहली। कौन बने भैया? विराट कोहली बने, है ना, याद रखिएगा। और पहले नंबर पे कौन है? कौन है? गॉड ऑफ क्रिकेट कौन है भैया? सचिन तेंदुलकर, है ना, याद रखिएगा। नंबर ये 10वें बने हैं, ये 500 से ज़्यादा मैच खेलने वाले। और फर्स्ट पे कौन है भारत दुनिया में है जिसने? सचिन तेंदुलकर, याद रखिए, ठीक है। अभी का प्रश्न है। चलिए, तो ये था टॉप 10 करंट अफेयर जुलाई माह का जो सप्ताह था हमारा उसका। मेरे ख्याल से आप सभी को मज़ा आया होगा। धन्यवाद।